दोस्तों, तो आपको फिर से एक बार गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंदर आधैतिहासिक काल, जिस काल का मानो किसी न किसी प्रकार की लिपि से प्रचलित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी है, अर्थात मानव जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका है, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। किसके? प्रागैतिहासिक काल। कह रहा है इसमें पढ़ेंगे पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान में से प्राप्त किया था। भारत में जो है पाषाण काल के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अरे मंगरुआ, पूरा पाषाण कहा जाला है। और कह रहा है कि मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के कहा जाला मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल कहा जाता है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व को नव पाषाण कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल को जो है 3 पार्ट में बांटा गया है। तो उसमें पहला हो गया निम्न पूरा पाषाण काल। तो इसमें हो गया कि निम्न पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। मानव जीवन जो था अस्थिर था। शिकार करके वह, ठीक है, शिकार करके वह सभ्यता के अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ है, अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, चपर, चॉपिंग एवं टेबल उपकरण मुख्य थे। भारत के निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, चापर, चॉपिंग, टेबल संस्कृति। कह रहा है कि यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी से सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति जो है, इस संस्कृति का मुख्य उपकरण है हैंड एक्स, मतलब कुल्हाड़ी। इसे एस्यूलेन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरमपकम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इतना देखें और आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में, इसी काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि अतः इसी काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक संस्कृति, इस काल में स्क्रेपर, खुरचनी, बेधनिया आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो संस्कृति के उपकरण जो है प्राप्त हुए। अब देखते हैं ऊंच पूरा पाषाण काल। कौन? ऊंच पूरा पाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इसी काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस का उदय हुआ और इसी काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षणी, चाकू, स्क्रेपर, भेदक एवं वेदनिया है। तक्षणी इसी काल का विशिष्ट उपकरण है। तक्षणी इस काल का जो है विशिष्ट जो है उपकरण है। कर इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्तियाँ मिली है। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना आरंभ किया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाओं प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था।
चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। कह रहे हैं कि भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त हैं। मध्य पाषाण काल, क्या भाग रहा है भाई मंगरुआ। मध्य पाषाण काल, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी माना जाता है। नव पाषाण काल का जो है अग्रगामी माना जाता है। कह रहा है कि इसी समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए। घास से मैदान उगने प्रारंभ हो गए। ठीक है। पर इस काल का मानव और पशुपालन करना जो है मध्य पाषाण काल में प्रारंभ करती है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। 5000 ईसा पूर्व था। तो मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नहर था। ये महदहा प्रतापगढ़ है। महदहा जो है प्रतापगढ़। कह रहा है कि इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। कह रहा है कि इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षणी एवं अर्धचंद्रकार प्रमुख है। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल हम लोग देखते हैं। कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ है। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्राप्त किया गया। कहा जा रहा है कि यहाँ की प्राचीनतम नव पाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। कहा जा रहा है कि इसी तरह भारत में कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व लगभग आता है। और नव पाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे। पालतू पशु भी रखने लगे थे। नव पाषाण काल में पालतू भी पशु जो है ये रखने लगे थे। इसीलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें ज़रूरत हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लिए गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। बुर्जहोम से कुत्ते के साथ जो है मानव को दफनाने के प्रमाण मिलता है। कहा जा रहा है महत्वपूर्ण तथ्य रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट किए थे। खोज की एक भूवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी स्थित हथनौर में मानव खोपड़ी की जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में सबसे प्राचीन है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा में से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। कह रहा है कि लोहंदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ऊंच पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुआ है। पशुपालन की प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चोपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चोपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। कहा जा रहा है नेक्स्ट कि बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है बुर्जहोम से। ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल देखते हैं भाई। जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। उसी काल को ताम्र जो है पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या है कि पूर्व जो है संध्या ताम्र पाषाणी जो है संस्कृति है क्वेटा संस्कृति बलूचिस्तान से पांडुरंग के मृद भांडों का प्रयोग हुआ है। कुल्ली संस्कृति बलूचिस्तान से पांडुरंग के लेप पर काले
रंग से चित्रण वाले मृतभांड मिले हैं। अच्छा, कह रहा है कि नाल आर्मी संस्कृति। नाल आर्मी संस्कृति बलूचिस्तान एवं सिंध से पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृतभांड मिले हैं। कह रहा है कि झोब संस्कृति, झोब जो संस्कृति है, झोब दे रहे मगर हुआ बलूचिस्तानी में लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृतभांड। अच्छा, कोटिदीजी संस्कृति कहेगा कौन? तो कोटिदीजी, ठीक है, कोटिदीजी कहेगा संस्कृति, तो ये सिंध से। कहाँ से? सिंध से। अच्छा, उसके बाद लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृतभांड। कह रहा है कि छठा कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति पंजाब से मिला है। लाल या बैगनी रंग के पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियों वाले मृतभांड। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्रमुख तथ्य है सर्वाधिक पूर्व संधेय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक पूर्व संधेय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। कह रहा है कि आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। आहाड़ का जो है प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, यानी चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। हस्तिनापुर से प्राप्त मृतभांडों के आधार पर किया जाता है। गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृतभांडों के आधार पर किया गया है। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के वर्णन। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। कह रहा है कि नामकरण भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता, संधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इसी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया है, जैसे मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो, आर्मी, कोटजी, अलीमुराद आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता के नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया। कह रहा है कि कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी और गोदावरी घाटी आदि से। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता के नाम हड़प्पा सभ्यता रखा, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। कह रहा है कि इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम से सुतकंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में तक लगभग 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंधु एवं बलूचिस्तान प्रांतों में तथा अफगानिस्तान में हुआ है। कह रहा है कि सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। कह रहा है कि इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब, सिंधु एवं बलूचिस्तान प्रांत में था तथा अफगानिस्तान में हुआ है। कह रहा है कि सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत सर्वाधिक पूरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसी सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल भौगोलिक स्थिति वहाँ से वस्तुएं। तो हड़प्पा से जो है पाकिस्तान एवं पंजाब, मोंटगोमरी साहिवाल जो है जिला में है। यह रावी नदी के तट पर हड़प्पा जो है, इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किए थे। कह रहा है कि इसमें मिले वस्तुएं जो थे कि श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, 16 भट्टियाँ, खंडों में अनार, सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, पाउडर, काजल की डिबियाँ, गधे का जो है प्रमाण, तांबे से बने पैमाना, हृदयाकार मानव मनका आदि। तो इतना चीज़ें जो है हड़प्पा की सभ्यता से मिली है, जो पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है। देखते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो। शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध लड़काना जिले जो में है। सिंधु नदी के तट पर 1922 में राखलदास बनर्जी उत्खनन कार्य मार्शल द्वारा करवाया गया था।
इसमें देख लीजिए क्या मिला है। तो विशाला स्नानागार, विशाल अनगार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गुमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिबिया, लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, करा के सीप का बना जो है पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता चित्र आदि शिव, चित्र आदि शिव। अब देखते हैं हम लोग चुन्हदड़ों में। तो चुन्हदड़ों में पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के जो है सिंध है, सिंध में यानी कि नवाब शाह में, यह सिंधु नदी के तट पर ही है चुन्हदड़ो जो है। इसको 1934 में एनसी मजुमदार, माजा बड़ा लेलस रे, माजा ले रे मजुमदार, एनसी मजुमदार चुन्हदड़ो के कह रहा है। इसमें मिले साक्ष्य जो हैं गुड़िया, अरे गुड़िया कई के सिंगार, आंगना में पिसेली हरदिया ना, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, लिपस्टिक लगा ले लिपस्टिक, बक्राकार ईंट, एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं चुन्हदड़ों में। अब देखते हैं रोपण। रोपण जो है आधुनिक नाम इसका रूपनगर है, भारत के जो है पंजाब में सतलज नदी के तट पर 950 में। तो उत्खनन इसका हुआ था 1953 में हुआ था, 1900 यहाँ जो है 1950 में 50 और उत्खनन 1953 में हुआ था। ठीक है। कह रहा है कि रोपण का जो खोजकर्ता थे बीबी लाल, रोपा रोपनी बीबी से रोपवावेला सरपनी हम निगमी अपने बीबी से, तब बीबी लाल यज्ञ शर्मा दत्त। इसमें मिले हैं मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं रोपण में। ठीक है। क्या मिले हैं कि मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। ठीक है। कह रहा है कि बनावली, बनवाली जो है नावली जो है भारत के हरियाणा हिसार जिला में, आज के टाइम में हिसार में है। यहाँ सरस्वती नदी के तट पर है। 1973 में इसको जो है खोजा गया है RS विशिष्ट के द्वारा, RS विशिष्ट के द्वारा। एक मकान का वास वेसिन का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ मिला है। राखीगढ़ भारत के हरियाणा में, हरियाणा जिंद जिला में, जिंद में मिला है। 1969 ईस्वी में खोजा गया है। सूरज भान एवं भगवान दास भारत के सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल है। कह रहा है कि कालीबंगा भारत के राजस्थान गंगानगर जिले में, आज के टाइम में घग्गर नदी के तट पर 1953 में उत्खनन हुआ। 1961 में खोजकर्ता जो थे अमलानंद घोष, बीबी लाल एवं बीके थापर। साक्ष्य क्या मिले हैं भाई, हल से जुते हुए खेत का निशान, एक खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य, अलंकृत ईंटे का प्रमाण, मिट्टी का बना पैमाना, अग्नि वेदिकाएँ मिले हैं। इस तरह से इसमें मिले हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट लोथल देखते हैं। भारत के गुजरात अहमदाबाद, आज के टाइम में अहमदाबाद जो है वही लोथल है। अहमदाबाद क्या है, लोथल है। ये भोगवा नदी के पास, भोगा ना कितना भोग करेला। 1994 में खोजा गया था SR राव के, SR राव ने के, SR राव। इसमें साक्ष्य क्या मिले हैं, अन्ना गार, गुड़िया मन का बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड, गोदीबाड़ा, गोदी में लेके जानी खोदी ये जीजा जी, गोदीबाड़ा डाकयार्ड, हाथी के दांत से निर्मित पैमाना, अग्नि वेदिकाएँ, पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, गुरिल्ला की मृण मूर्ति। अब देखते हैं धौलावीरा, भारत के गुजरात के आज के टाइम में कच्छ जिला है। जो धौलावीरा है वो कच्छ जिला है। ये इसमें जो है मानहर एवं मानसर नदी के मतलब तट पर है। 1967 में इसका जो है खोजा गया, लेकिन उत्खनन जो है मतलब प्रारंभ हुआ था 1990 से JP जोशी और RS विशिष्ट के द्वारा। इसमें जो है मिले हैं तो जलाशयों का प्रमाण, सोने की अंगूठी, सूचना पट का प्रमाण, स्टेडियम। अच्छा, अब देखते हैं भाई, कहा जा रहा है कि नगर नियोजन सामान्य विशेषताएं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीन सुनियोजित नगर है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाए गए हैं, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। और रियली जो आज के टाइम में वैसा घर द्वार नहीं मिलेगा। पहले जो शुद्ध मतलब ग्रिड पद्धति पे चौड़ी चौड़ी रोडें, चौड़ी चौड़ी गलियाँ होती थी, सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कह रहा है कि सिंधु जो सभ्यता है सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। 10 मीटर जो है चौड़ी थी। पुराविदों ने इसे राजपथ प्रथम सड़क की संज्ञा दी। 10 मीटर चौड़ा उस टाइम, बताइए, इस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी उतना। सामान्य मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानघर, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। कह रहा है कि मान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। देखिए पहले के लोग भी एकदम उस टाइम में कितने सुविचार से बनाए थे कि बच्चे जो है मतलब रोड पे आ जाएंगे, इसलिए रोड पे ना खोलें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ईंटें पक्की, जबकि अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। कह रहा है कि मात्र जो है कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। किसका? अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है।
ठीक है। तो इस तरह से सामान्यतः ईंटे का आकार जो है 10 और 5 और 2.5 इंच का था। ठीक है। और 4:1 के अनुपात में था। 4:1 के अनुपात में। प्रमुख नगरों की विशेषता कहा जा रहा है कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर, मतलब पश्चिम में दुर्ग एवं पूर्व में जो है निचला नगर। कह रहा कि दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण विशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। और इसी के पास से 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई है जिसमें कोयले और कंडे का राख मिली है। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है। यहीं से पक्की ईंटे से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में एक जो है गड्ढा है और गड्ढे में गेहूँ, जौ एवं राह के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र से अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई। विशाल स्नानागार, यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता के सबसे सुंदर कृति है। यही पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। कह रहा है कि इसके मध्य में एक तालाब है जिसके आकार 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 243 मीटर गहरा है। कहा जा रहा है कि तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिससे तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। उस टाइम कितने व्यवस्थित लोग थे। विशाल अनागार 45.71 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। अनागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया है। अनागार में कुल 27 प्रकोष्ठ बने हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार। यहाँ पुरोहित आवास विशाल स्नानागार के पास एक विशाल इमारत का प्रमाण मिलता है जो 70.1 मीटर लंबा एवं 23.77 मीटर चौड़ा है। कहा जा रहा है कि चिन्होदोड़ो सामान्य नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्गाकार ईंट का प्रमाण मिलता है। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि लोथल, इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। कह रहा है कि लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में जो है निचला नगर था। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहीं से एक रंगाई कुंड का प्रमाण मिलता है। रंगाई जो है कुंड का प्रमाण मिलता है। लोथल में मकानी दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। लोथल के निचला जो नगर था, नगर के पूर्व में एक डाकयार्ड गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। यह पक्की ईंटों से निर्मित है। इसका आकार 218 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा, 303 मीटर गहरा है। 3 मीटर गहरा है। कह रहा है कि धौलावीरा यह भारत स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की योजना से भीन योजना में बसाया गया है। यहाँ से 16 जलाशयों का प्रमाण मिलता है। यहीं से स्टेडियम एवं सूचना पट का प्रमाण मिलता है। कह रहा है कि कालीबंगा यह नगर 2 खंडों में विभक्त है। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। यहाँ से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व संदैव संस्कृति का प्रमाण मिलता है। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा था। यहाँ के एक फर्श से अलंकृत जो है ईंट का साक्ष्य मिला है। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। बनावली यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एवं निचला नगर अलग अलग नहीं है। मिट्टी का बना खिलौना के रूप में हल प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। सामाजिक जो जीवन था, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। संदैव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। संदैव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। विद्वान वर्ग जो पुरोहित कहलाता था, विद्वान वर्ग पुरोहित, वैद्य, शिक्षक, ज्योतिष आदि। योद्धा वर्ग जो है थे। व्यापारी एवं शिल्प वर्ग, श्रमिक वर्ग। संदैव समाज में व्यापारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। भोजन, संदैववासी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे। कह रहा है कि वस्त्र, सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र का साक्ष्य नहीं मिला है। संदैववासी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया के अंदर से
लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्त्रियाँ स्कर्टनुमा वस्त्र धारण करती थी। शाल जैसे वस्त्र भी ऊपर से धारण किया जाता था। आभूषण। संध्यावासी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। आभूषण सोना, चांदी, तांबा एवं कांस्य से निर्मित होते थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी के दांत से भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्य आभूषणों में हार, बाजूबंद, बालपीन, अंगूठी, चूड़ियाँ आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन। संध्यावासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से ही काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चुनौदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थी। कह रहा है कि सावधान प्रणाली। संध्यावासी अपने मृतकों का 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। किस तरह के संस्कार करते थे, बहुत अच्छी बातें हैं। तो पूर्ण सावधान जो था, मृतकों को कब्र को दफनाने की परंपरा थी। मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक सावधान, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना, ये आंशिक सावधान कहलाता था। और तीसरा जो था, दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संध्यावासियों को लोकप्रिय सावधान प्रणाली पूर्ण सावधान थी। संध्यावासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर, पैर दक्षिण रखकर दफनाते थे। पर मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृतभांड, आभूषण आदि रखते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान के नाम पुराविंदो ने R37 रखा। हड़प्पा के कब्रिस्तान के नाम जो है पुराविंदो ने R37 रखा। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक की लकड़ी के ताबूत में रहकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। मतलब लकड़ी के ताबूत में रहकर दफनाने की जो है ये प्रथा थी, तो सुमेरियन सभ्यता थी। कहा जा रहा है कि लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई है। यहाँ से लोग युगल सावधान के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है। तो धार्मिक जीवन जो था उन लोगों का, जो धार्मिक जीवन था, कह रहा है कि संध्यावासी अपने देवी देवताओं अनेक रूपों में पूजा करते थे। पुरुष देवता। संध्या स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक जो है रूपों के अंकन का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र अंकित है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है। देवता के दाहिने ओर एक हाथी और एक बाघ का चित्र अंकित है। कह रहा है कि तथा बाएं ओर एक गैंडा तथा एक महिष एवं चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित है। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना है। पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनिधारी, त्रिशूलधारी आदि के नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण जो है मिलता है। तो मातृ देवी का जो है स्थान जो है सर्वोपरि है यहाँ। अब देखते हैं कि पशु जो है पूजा। संध्यावासी अपने देवी देवताओं का कल्पना पशु रूप में भी की है। ये देवताओं का काल्पनिक एवं जो है वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। कहा जा रहा है कि काल्पनिक जो है पशु है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्र अंकन है। नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का और बीच एवं ऊपर के सिर एवं सींग बकरे का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों का शरीर को एक में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये काल्पनिक जो है पशु हो सकते हैं। यज्ञ, अग्नि का पूजा एवं पशु बलि। संध्यावासी यज्ञ एवं अग्नि की पूजा करते थे। यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। कह रहा है कि लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिकाएँ मिली है, जिसमें यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा एवं लोथल की अग्नि वेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियों एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि से परिचित थे। कह संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे, जिनसे बचने के लिए झाड़ फूक एवं तबीज पहनते थे। आर्थिक जो जीवन था वो कह रहा है कि संध्या अर्थव्यवस्था, पशुपालन, संचित कृषि, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न हस्त कार्यों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। पशुपालन
कह रहा है कि कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसा प्रमुख, सुअर पालतू एवं जंगली दोनों थे। कुत्ता पालतू पशु था, इसके कई जो है नस्ल मिले हैं। संध्यावासी ऊँट का भी पालन करते थे। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है। घोड़े का संबंध में विद्वानों का जो है मतभेद है। सुरकुटदा से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियाँ मिली है। सुरकुटदा से घोड़ा की हड्डी। कहा जा सकता है कि संध्यावासी घोड़े से परिचित थे। संध्यावासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी, बाघ, हिरण, बरसिंघा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढ़ा आदि से परिचित थे। संध्यावासी सिंह से परिचित नहीं थे। संध्यावासी जो है सिंह से परिचित नहीं थे। कृषि। सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक जो है नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। संध्यावासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में और कटाई मार्च-अप्रैल में करते थे। संध्यावासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राक संध्या स्तर से जोते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। संध्यावासी प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। बनवाली से उत्तम किस्म के जौ साक्ष्य मिले हैं। जो लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कह रहा है कि गेहूँ के 2 किस्में मिलती है, ट्रिटकम, कम्पैक्टम। ट्रिटकम सिफेरोकम छोटे दाने का गेहूँ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाला जौ के साक्ष्य मिले हैं। संध्यावासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास के नाम सिंडोन संध्यावासियों का उपज रखा है। कह रहा है कि उद्योग जो था, संध्यावासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। संध्यावासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। संध्यावासियों के प्रत्येक मकान से कताई तो इसमें जो है निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाज़ारों तक पहुंचना। इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट में जो है इतना ही हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।